सामान्यतः वन विभाग की जमीन को अलॉट कराना काफ़ी लंबा विषय होता है, लेकिन मैं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ, केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ। और मैंने करीब 35 सौर ऊर्जा के पेयजल पंप भी, सौर ऊर्जा चलने वाले पेयजल पंप भी अपने क्षेत्र में लगाए। ये बात भी सही है कि केवल सरकारी नौकरी से रोजगार की समस्या हल नहीं हो सकती, स्वरोजगार भी उसमें एक माध्यम बनता है। देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है। अगर बाहर की पूंजी नहीं आएगी तब भी विकास नहीं होगा, बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर के लोग नहीं आएंगे तो भी विकास रुकेगा। मैं उत्तराखंड आंदोलन में 15 दिन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जेल और राम मंदिर आंदोलन में 14 दिन अल्मोड़ा जिला जेल भी रहा हूँ। भाजपा की थीम में विकास का जो अंतिम लक्ष्य है वो अंत्योदय है, आखिरी आदमी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ लाल कुआं विधानसभा के भूतपूर्व एमएलए नवीन चंद दुमका जी मौजूद है। नवीन चंद दुमका जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपको नमस्कार, धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नवीन चंद दुमका जी, आप हमारे भूतपूर्व एमएलए रहे हैं। आपने लाल कुआं विधानसभा को बहुत नज़दीक से देखा है, उनकी समस्याओं को। तो जो हमारी आज से पूर्व जो है 6-7 साल पहले जो समस्याएं थी और अब की समस्याओं में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए, जब मैं विधायक बना 2017 में, तो पूरी विधानसभा में सबसे बड़ी जो प्रमुख समस्या थी और जो महिलाओं से जुड़ी हुई थी विशेषकर, वो थी पेयजल की समस्या। आपका ये क्षेत्र और बगल का तल्ली हल्द्वानी क्षेत्र पेयजल की गंभीर समस्या से ग्रस्त था, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन दोनों क्षेत्रों में कहीं पर भी पेयजल योजनाओं के लिए जगह नहीं थी। अच्छा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जब इस विषय में गंभीरता से बातचीत की, तो उन्होंने पेरी अर्बन ड्रिंकिंग वाटर स्कीम के तहत गोजाजाली को भी और तल्ली हल्द्वानी को भी बजट, पूरी पेयजल योजना का पुनर्गठन, 2 ट्यूबवेल और 2 अलग अलग बड़े वाटर टैंक मई वन विभाग में जमीन के साथ अलॉट किए। सामान्यतः वन विभाग की जमीन को अलॉट कराना काफ़ी लंबा विषय होता है, लेकिन मैं माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ, केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करता हूँ कि वन विभाग की भूमि के साथ योजना अलॉट हुई और तत्काल काम प्रारंभ हुआ। और मैं समझता हूँ कि अगले 2 साल में और अब तो वर्तमान में ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में भी मैंने अपने स्तर से पेयजल की समस्या को हल करने का अलग अलग तरह से प्रयास किया। सिंचाई के नलकूप को पेयजल की लाइनों से जुड़वाना, नए मिनी नलकूप खुदवाना, जहाँ पर हैंडपम्प संभवतः हैंडपम्प लगवाना, और मैंने करीब 35 सौर ऊर्जा के पेयजल पंप भी, सौर ऊर्जा चलने वाले पेयजल पंप भी अपने क्षेत्र में लगाए। बाद में जल जीवन मिशन आ गया, तो ये समस्या हमेशा के लिए स्थायी रूप से लगभग हल हो गई है। इसी प्रकार बिजली की समस्या छुटपुट हम हल करते थे, लेकिन जब हर घर बिजली योजना आई माननीय मोदी जी की, केंद्र सरकार की, तो वो समस्या भी हल हुई। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन अगर मैं उसको अलग अलग बिंदुओं पर देखूं, जब मैं विधायक बना तो चुरगिलिया का नंदौर रेंज, जिसमें चुरगिलिया की नदी और उसका खनन भी आता है, वह टाइगर रिजर्व में प्रस्ताव उसका पूर्व सरकार कर चुकी थी। और उस प्रस्ताव के बाद नंदौर के खनन में भी दिक्कत आती, आवागमन में भी दिक्कत आती, लेकिन बड़े प्रयास के बाद नंदौर रेंज को टाइगर रिजर्व से बाहर कर दिया गया। उसी प्रकार वहाँ पर एक टंच बियर बंधा नंदौर नदी में लंबे समय से लंबित था, मेरे प्रयास से मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ, उसका लाभ मिलना शुरू हुआ। लेकिन 2021 के लास्ट में जो आपदा आई उसमें वो फिर ध्वस्त हो गया, अभी शायद वैसे ही पड़ा हुआ है। इसी प्रकार चुरगलिया में खनन एक मुख्य व्यवसाय है। एक नया गेट खोल करके हमने प्रयास किया कि वहाँ के लोगों का वाहनों के मार्फत रोजगार बढ़े। आगे आकर के गोलाबार की बात करें तो गोलाबार में एक सभी विषयों के साथ नया डिग्री कॉलेज की स्थापना मेरे कार्यकाल में हुई, जो एक उस क्षेत्र के लिए विशेष उपलब्धि थी। नगैल का पुल बहुत लंबे समय से लंबित था, वह भी बना। और मैंने कहा ना, जैसे सड़कों का चौड़ीकरण, लिंक सड़कों का निर्माण,
पुलियाओं का निर्माण ये चलते रहता है, तब भी था, आज भी है, आगे भी चलता रहेगा। बरेली रोड में अगर देखें तो मोती नगर में एक 200 बेड का बड़े स्तर का अस्पताल मेरे कार्यकाल में स्वीकृत हुआ और बनकर के तैयार हो चुका है, लेकिन अभी चालू नहीं हो पाया। अब वह 50 बेड उसमें और जुड़ गए, 250 बेड का हो गया है। इसी प्रकार आपका जो ये पूरा क्षेत्र है, ये शनि बाजार के नाले के गंदे पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रस्त था। मैंने इसके लिए योजना बनाई। योजना यहाँ के तत्कालीन आयुक्त महोदय की देख रेख में बनी, शासन तक गई, लेकिन थोड़े से टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो उस समय स्वीकृत नहीं हो पाई, लेकिन अब उस पर काम हो रहा है। ये भी एक अच्छा विषय है कि लंबित योजना इस समय चल रही है। इसी प्रकार एनएच का काम अधूरा था, यद्यपि केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, लेकिन लगातार प्रयास के बाद एनएच का काम पूरा हुआ और एक अच्छी सुविधा जो है सभी लोगों को मिली। लाल कुआं में पेयजल योजना का पुनर्गठन लंबे समय से लंबित था, उसको किया गया। एक वहाँ पर अंबेडकर पार्क है जिसको एक बड़े 30 लाख के बजट के साथ उसमें टिन शेड डाल करके आम आदमी की सुविधा के लिए उसको उपलब्ध कराया। एक बाईपास की योजना थी, लेकिन वो प्रयास करने के बाद भी लंबित रह गई, अभी भी लंबित है। बिंदु खत्ता एक अलग से क्षेत्र है, उसमें हमने वहाँ के किसानों के लिए सरकारी तौर पर अनाज की खरीद का एक नया जियो करवाया और वहाँ पर सरकारी खरीद होती है। कुछ गन्ने के नए कांटे वहाँ पर लगवाए। इसी प्रकार जो गन्ना तौल होती थी उसमें किसान को बड़ा दर्द रहता था कि घटतौली का, तो मैंने अपने समय में कांटों को कंप्यूटरीकृत करने का सरकार से योजना स्वीकृत कराई और आज किसान उस टेंशन से पूर्णतया मुक्त रहता है। बिंदु खत्ता की जब से बिंदु खत्ता बसा, राजस्व गांव की मांग लंबे समय से चल रही है, समय समय पर आंदोलन होते हैं। मेरे समय में भी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ, लेकिन कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय का, कहीं माननीय उच्च न्यायालय का समय समय के निर्णय और उसके कानूनों की जटिलता के कारण वह मामला अभी भी लंबित है। अभी वहाँ पर बड़ा आंदोलन भी हुआ और अभी भी उस पर सरकार, वर्तमान के माननीय विधायक कुछ न कुछ सकारात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो मूलभूत समस्याएं हैं, चूँकि मैं भाजपा का विधायक था और भाजपा की थीम में विकास का जो अंतिम लक्ष्य है वो अंत्योदय है, आखिरी आदमी तक पहुंचना। मैंने भी उसमें काम किया। मैंने लगभग 1500 शौचालय अपने कार्यकाल में योग्य पात्रों के विभिन्न मदों से बनवाए और अंत्योदय के लक्ष्य को पहुंचने का प्रयास किया। इसी प्रकार बिंदु खत्ता क्षेत्र में 10 मध्यम दर्जे की पुलिया, सड़कों का चौड़ीकरण और लिंक मार्ग ये भी बनाने का प्रयास किया। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अवैध खनन, अवैध गतिविधियां रोकना और शांति व्यवस्था ठीक से चले, लोगों को एहसास हो कि सरकार के हनक है। ये मैंने अपने कार्यकाल में प्रयास किया। लेकिन एक बात ये भी बिल्कुल सही है कि मेरा कार्यकाल 5 साल के बजाय 2 साल उसमें कोविड के भेंट चढ़ गए, जिसको हमने सभी उस दंश को झेला। बजट भी रुका और संपर्क भी लंबित हो गया और उसमें भी एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि 2021 में जो आखिरी टाइम में बाढ़ आई, जिसमें गोला पुल का एक हिस्सा पुस्ता बह गया, वह भी मेरे क्षेत्र में एक उस समय की समस्या रही जो बड़े बजट को अपने साथ ले गई। कुल मिलाकर के सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सर्वव्यापी विकास का जो लक्ष्य हमारा होता है, उसको मैंने अपने समय में पूरा करने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल दुमका जी। दुमका जी, अभी ये जो खनन की बात की आपने, हमारी जो राष्ट्रीय रेवेन्यू जो है, जो इनकम है राज्य की, वहाँ से आती है। 70 to 80% इनकम हमारी खनन से ही आती है। इस खनन को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, हैदराबाद की रेड्डी ब्रदर्स को दे दिया गया है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे?
देखिए, इसका एक पक्ष तो यह है कि सरकार को खनन से आय बढ़ रही है, जो उत्तराखंड के विकास का एक माध्यम है। और सरकार की तरफ से बार बार आंकड़े जारी हो रहे हैं कि हमारा खनन इस ऊंचाई तक पहुंच गया, सबसे अधिक ऊंचाई तक पहुंच गया। ये एक अच्छा विषय है। दूसरा विषय, जहाँ तक खनन की अंदर की समस्याएं हैं, वो अलग अलग क्षेत्र की अलग हैं। हरिद्वार की अलग है, ऊधम सिंह की अलग है, हमारे क्षेत्र की थोड़ा अलग है। हमारे क्षेत्र में फिर भी जो खनन की व्यवस्था है, उसमें गाड़ियों का नियंत्रण, नदी से निकलने वाली में ओवरलोड ना आना, एक चक्कर और निश्चित दूरी तक जाना, ये फिर भी व्यवस्थित है। तो हमारे क्षेत्र में अपेक्षाकृत खनन आराम से शांतिपूर्वक ठीक चल रहा है। और जो हमारा क्षेत्र है, इसमें कोई ऐसे प्राइवेट पट्टे भी नहीं हैं। हम्म, दूसरे जहाँ होंगे वहाँ उससे समस्याएं पैदा हो रही होंगी। हम्म, लेकिन कभी कभी ओवर ओवरलोड के जो खनन के वाहन आते हैं स्टोन क्रेशरों में, बड़ी मात्रा में आते हैं, तो उनसे यहाँ के जो वाहन स्वामी हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होता है, एक समस्या है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे क्षेत्र में इस साल ये सामान्य चल रहा है। सामान्य चल रहा है। तुमका जी, जो आपका जो दौर था उसमें समस्या, आपने बोला कि पेयजल की समस्याएं पे आपने काफ़ी काम किया, और इस टाइम की जो समस्याएं हैं आप देख रहे हैं, रोड चौड़ीकरण हो रहा है, अभी भी बीजेपी की ही सरकार है आपकी। और तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे कि इसमें डेवलपमेंट हुआ है, पहले के मुकाबले और डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उनकी मेरे विचार से जो उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक है, वो है केंद्रीय सत्ता और केंद्रीय संगठन का पूर्ण संरक्षण, और साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनको पूरा आशीर्वाद। जब प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का पूरा आशीर्वाद होता है, तो विकास के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। अभी 14 तारीख को एक एक्सप्रेस वे दिल्ली से देहरादून का जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री करने वाले हैं, वो बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार में हल्द्वानी में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, तो उन्हें हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र के लिए एक बड़ी घोषणा की, जिसका जिसका कार्य अभी भी चल रहा है। चौराहों का चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण, और कहीं कहीं पर पुल के निर्माण, ये सब काम केंद्रीय सहयोग से, उत्तराखंड के राजस्व के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी करवा पा रहे हैं। तो विकास, मैंने कहा, निरंतर प्रक्रिया है, पहले भी थी, अभी भी हो रही है, अच्छी हो रही है, आगे भी विकास तो चलता ही रहेगा। लेकिन वर्तमान में सड़कों के चौड़ीकरण और चौराहों के चौड़ीकरण के हिसाब से एक अच्छा काम इस समय हो रहा है। दुर्गा जी, आपको लगता है कि नवयुगों का जो पलायन है वो रुका है आपके बीजेपी सरकार में? देखिए, बीजेपी सरकार में युवाओं के लिए, कमजोर तबके के लिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कई वित्तीय योजनाएं थी, उनमें काम हुआ है। लेकिन ये बात भी सही है कि केवल सरकारी नौकरी से रोजगार की समस्या हल नहीं हो सकती। स्वरोजगार भी उसमें एक माध्यम बनता है। और आज कई युवा, जैसे कागज के गिलास हैं, बर्त थाली है, और कहते हैं इसी प्रकार की और चीज़ें हैं, इनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने पशुपालन के क्षेत्र में अपने को आजमाया है, कुछ मुर्गी पालन के मार्फत, और अभी तो मशरूम का भी चल रहा है। मैंने खुद मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का लोन लेकर के डेयरी का काम शुरू किया, और वर्तमान में चल रहा है। मेरी अपनी आजीविका का साधन जो है, वो मुख्य रूप से हमारा डेयरी फार्म ही है, एक पोल्ट्री फार्म भी है, और वही हमारा मुख्य साधन है परिवार का। तो स्वरोजगार के प्रति रुचि बढ़ाना इस समय मुख्य विषय है। योजनाएं बहुत सारी हैं, और जिसमें रुचि है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें आगे बढ़ने की ललक है, वो इन योजनाओं का फायदा बहुत अच्छे तरीके से ले रहा है। बिल्कुल। इस समय हमारे क्षेत्र में मशरूम के 4 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो पिछले 7-8 साल में और 5 साल में प्रारंभ हुए हैं। बड़ा रोजगार है। औसतन एक प्रोजेक्ट में 25-30 मजदूरों को रोजगार मिलता है,
उस व्यक्ति के मालिक के परिवार को रोजगार मिलता है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे और लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो रोजगार के दोनों विकल्प हैं, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी जिसकी सीमा सीमित है। स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। टैक्सी के मार्फत, तीर्थाटन में लगने वाली बसों के मार्फत, कैब के मार्फत, ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मुद्रा योजना थी, उसका लाभ बहुत अच्छे स्तर पर, यहाँ तक कि जो सबसे गरीब और कमज़ोर तबका है, सब्जी बेचने वाला, पटरी में बैठने वाला, छोटी दुकान वाला, मांस मछली अंडा सब्जी इस प्रकार के काम करने वाला, वो लोग भी छोटे लोन लेकर के अपनी रोजी चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो साहूकार के मोटे ब्याज से मुक्त हैं। बिल्कुल तुमका जी अभी जो हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है, लोग यहाँ पे मंदिरों में, अभी नीम करोली बाबा आपने सुना होगा, कैची धाम के लोगों के आने पिछले 5 सालों में काफ़ी पर्यटन बढ़ा है इस वजह से। तो ये जो होम स्टे जो है, ठीक है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इससे भी हमारे नवयुवकों को रोजगार तो मिल रहा है, जो पहाड़ों में होम स्टे। अभी मैं उखलकांडा के दूरस्थ गांव में भाजपा के कार्यक्रम में गया था। उसके रास्ते में भी मुझे, यद्यपि वो दूरस्थ क्षेत्र है, आम पर्यटन की जगह नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी 2 होम स्टे मिले। मैंने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जो थोड़ा सा कच्चे मार्ग का एडवेंचर और एकांतवास करना चाहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, ट्रैकिंग जो करना, ट्रैकिंग टाइप का। और इसी प्रकार लगभग जो मुख्य मार्ग हैं उनमें तो होम स्टे की लगभग 12 सी आई हुई है। और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में गोलाबार में कई होम स्टे हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं स्वरोजगार के माध्यम है और जो मध्यम दर्जे का व्यक्ति है उसके रोजगार के माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल दुमका जी, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट जो बाहर के जो लोग हैं, दिल्ली के और मुंबई के लोग यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहाड़ों में, वो अपने रिसोर्ट बना रहे हैं, रामनगर में काफ़ी रिसोर्ट बन रहे हैं। तो इससे आपको लगता है कि ये फ़ायदा होगा कि ये हमारे लोकल लोगों के लिए जो है, नवयुवकों के लिए नुकसान है? देखिए, ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल है। अगर बाहर की पूंजी नहीं आएगी तब भी विकास नहीं होगा, बाहर की टेक्नोलॉजी, बाहर के लोग नहीं आएंगे तो भी विकास रुकेगा। उसमें स्थानीय लोगों की, हमारे लोगों की भूमिका बड़ी भारी हो सकती है कि भूमि की पार्टनरशिप करके उसमें अपनी हिस्सेदारी बनाए, बजाय ज़मीन को बेचने के पैसे लेकर के पार्टनरशिप में बनाए, तो कम से कम संपत्ति उनकी रहेगी, कुछ ना कुछ उनको लाभ मिलेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कहीं कहीं पर बागवानी के क्षेत्र में भी बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं, बाहर के जो लोग, जिनको हम बाहर के लोग कहते हैं, वास्तव में देश के ही लोग हैं, उनके आने से ये सुविधाएं बढ़ती भी हैं और उन सुविधाओं के मार्फत रोजगार भी बढ़ता है। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करती है कि नियंत्रण रहे और इतना भी विस्तार न हो जाए कि स्थानीय लोग अपने को उपेक्षित या थोड़ा सा अपने को पीछे महसूस करने लगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसको समय समय पर नियम बना करके पूरा करने का प्रयास कर रही है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर की पूंजी और बाहर की टेक्नोलॉजी आएगी तो क्षेत्र के लोग भी उसको देख करके अपना सकते हैं। बिल्कुल। और क्षेत्र के लोग भी उसमें अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुमका जी, आपके दौर में तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी कम था। अभी जो नवयुवकों में नशा बढ़ता जा रहा है, स्मैक हो गया और जो चीज़ें लड़के नवयुवक लोग जो कर रहे हैं, उनको सही राह कैसे दिखाई जाए? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन केवल सरकार के बल पर इसको रोकना, कम करना सरकार नियंत्रित कर सकती है, सरकार दंडित कर सकती है, सरकार कठोरता से पालन करा करके प्रतिबंधित कर सकती है। लेकिन जब तक सामाजिक चेतना जागृत नहीं होगी, परिवार से नहीं होगी, परिवार नहीं चेतेगा, परिवार अपना नियंत्रण नहीं रखेगा, उसके बाद उस मोहल्ले का समाज अपना नियंत्रण नहीं रखेगा, तब तक इसका समूल नाश तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि इस मध्य में
मैं तो लालकुआ क्षेत्र पड़ता है, कोतवाली लालकुआ पड़ती है। हम्म, वे लोग पर्याप्त दबिश करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभी स्थिति संतोषजनक नहीं है। और उसका एक कारण है कि जो उस टाइप का नशा है धुएँ वाला, हम्म, वो स्मैक है और स्मैक है, वो ड्रग्स है। बहेड़ी से उसका जुड़ाव है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और बहेड़ी से नियंत्रित करना, इतने साधन हैं, इतने मार्ग हैं, थोड़ा कठिन है। लेकिन सरकार का प्रयास है, पुलिस प्रशासन का प्रयास भी है, लेकिन सामाजिक चेतना जब तक कठोर नियंत्रण परिवार का, फिर उस गली मोहल्ले के समाज का, उसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण न होगा, तभी ये सफल हो सकता है। बिल्कुल अभी कुछ संतोषजनक स्थिति कहीं कहीं पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दुमका जी, हमारी सेंचुरी पल पेपर मिल लालकुआ में है, जो बहुत सारे हमारे उत्तराखंड वासियों को रोजगार देती है, उनके परिवारों को पालती है। मगर अभी ये बिरला ग्रुप ने इस कंपनी को आईटीसी ग्रुप को बेच दिया है 3500 करोड़ में, आपने सुना होगा। तो इसमें ऊपर का स्टाफ चेंज हो रहा है, जो सुनने में आया है। कुछ लोग नीचे के स्टाफ भी चेंज हो रहे हैं। तो इससे आपको लगता है कि हमारे उत्तराखंड के नवयुवकों को फर्क पड़ेगा अगर ये बाहर से लेकर आते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को? देखिए, पहले भी सेंचुरी में दो ग्रुप की नौकरियां हैं। एक है वर्कर, जो लेबर से भर्ती होकर के उनके यहाँ ऑपरेटर या फोरमैन ग्रेड बोलते हैं, वो वर्कर ही बोलते हैं उसको, हाँ वहाँ जी, तक पहुँचता है। हाँ जी, हाँ जी। जिसकी सारी सेवाएं, सारी नियमावली उत्तराखंड के श्रम विभाग से नियंत्रित होती हैं। अच्छा। उस पर श्रम न्यायालय का पूरा नियंत्रण होता है। हम्म, सर, अगर इंडस्ट्री उसमें किसी प्रकार का उसके अधिकारों को हनन करती है तो यूनियन भी देखती है और श्रम विभाग भी देखता है, हम लोग भी देखते हैं। मैं तो अपने टाइम में काफ़ी संघर्ष भी किया है उसके लिए, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं नियंत्रित हो जाता है। दूसरा ग्रुप है जिसको मैनेजमेंट ग्रुप बोलते हैं। मैनेजमेंट ग्रुप पहले भी सेंचुरी टाइम में भी उनको जो टेक्नीशियन चाहिए, जो उनको विशेषज्ञ चाहिए, जो उनको मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट चाहिए, वो कहीं से भी लाते हैं और कभी भी उनको पद मुक्त करके छोड़ भी देते हैं, या अधिकांश लोग कुछ साल करने के बाद नई उम्मीद के साथ दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि वर्कर के हितों को चोट पहुँचेगी तो उत्तराखंड की सरकार, श्रम विभाग और कम से कम साथ में मैं उनके बिल्कुल हित में बिल्कुल, खड़ा आप खड़े रहेंगे। जी। तो दुमका जी, 2027 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और आपकी बीजेपी ही सरकार, अगर दुमका जी को टिकट मिलता है तो क्या आप आना चाहेंगे, दोबारा लड़ना चाहेंगे देखिए, चुनाव? मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। हम्म, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भी उतना ही हूँ। हम्म, 1982 से भाजपा का सदस्य हूँ। हम्म, भाजपा में प्रदेश महामंत्री के पद तक मेरा कार्यक्रम रहा है। हम्म, उसके अलावा मैं यहाँ के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का अध्यक्ष रहा हूँ, हम्म, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का प्रशासक रहा हूँ। समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में सीधा संपर्क रहा है। और मैंने कहा ना, 5 साल के कार्यकाल में 2 साल कोविड कर रहे हैं, तो वास्तव में 3 साल का 3 साल कार्यकाल मेरे आपने को कहा। मिला। लेकिन मैंने परफॉर्मेंस देने की कोशिश की और परसेप्शन भी बनाए रखा। इधर पिछले विधायक न रहने के बाद भी निरंतर जनसंपर्क, लोगों के सुख दुख में साथ रहना, और कोई बड़ी सामाजिक या विकास संबंधी समस्या खड़ी होती है तो उसको हल करने के लिए एक बार की पब्लिक के साथ खड़े होकर के प्रशासन को आग्रह करना कि इसको हल करना ही चाहिए, ये मेरा विषय रहा है। मैं उत्तराखंड आंदोलन में 15 दिन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जेल और राम मंदिर आंदोलन में 14 दिन अल्मोड़ा जिला जेल भी रहा हूँ। अच्छा। 4 बार मुझे विपक्ष की सरकारों के समय में, कांग्रेस की सरकारों के समय में जन समस्याओं को लेकर के आमरण अनशन करने का अवसर भी मेरी पूंजी है। उस हिसाब से अभी भी मैंने कहा ना, परसेप्शन और परफॉर्मेंस दोनों के साथ जनता के बीच में हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियाँ लालकुआ विधानसभा की बन रही हैं, उसमें पार्टी को मेरे नाम पर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दुमका जी, आपने काफ़ी कार्य किया, आपने बताया, और काफ़ी पुराने नेता हैं आप बीजेपी की। तो अभी जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, एक एज अ कोऑपरेटिव काम कर रही है, तो
3-4 नाम सामने आ रहे हैं कि ये 2027 में आ सकते हैं। तो हम तो डेफिनेटली चाहेंगे कि आपका नाम आए, क्योंकि आप पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, आप एक्स भूतपूर्व एमएलए रहे हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अगर जैसे आप दरख्वास्त करते हैं तो या ऊपर मैनेजमेंट से डिसाइड होता है टिकट, क्या अभी किस तरीके से कार्य कर रही है? जहाँ तक मुझे पता है, एक होता है ना कॉर्पोरेट लेवल, जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, दिल्ली से जो ऑर्डर आता है उस हिसाब से फिर मामला आगे बढ़ता है। देखिए, भाजपा में कई माध्यम हैं, कई सर्वे हैं, उनके आधार पर ही, चूंकि सरकार तीसरी बार लानी है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी काफ़ी गंभीरता से बहुत फूंक फूंक के कदम रख करके मैं समझता हूँ कि अगले चुनाव में टिकट का वितरण करेगी। मैं दूसरों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कहना यह है कि मैं अपना दावा प्रमुखता से, मेरा समाज में भी है, बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के सामने भी है, उस पर पार्टी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दुमका जी, अभी जो हमारा लाल कुआं विधानसभा जो क्षेत्र है, आप आने वाले 2-3 साल में इसको कहाँ पे देखते हैं, किस ऊंचाई पे देखते हैं? देखिए, ये जो हमारा लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र है, बरेली रोड से भी और उधर से जो गोलापार का मार्ग है, वो भी पीलीभीत काठगोदाम हाईवे एनएच बनने जा रहा है। दोनों हमारे विधानसभा के बीचों बीच से दो जगह से निकलते हैं। बीच में गोला नदी है, उधर नंदौर नदी है। ये भी आय का और रोजगार का बड़े स्रोत हैं, और ये दोनों हाईवे भी आय का और रोजगार का, और विशेषकर स्थानीय लोगों को स्वरोजगार का बहुत बड़े स्रोत हैं। आज कुमाऊं का प्रवेश द्वार पहले हल्द्वानी बोलते थे, मैं समझता हूँ कि उसका विस्तार अब लाल कुआं तक हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। और उधर डानीबंगर तक हो चुका है। तो इन सब, ज्यों ज्यों देश के अन्य भागों का विकास होगा, त्यों त्यों इस क्षेत्र का विकास भी अपने आप लोग आगे आगे करेंगे, और उसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका होने वाली है। होम स्टे, जैसा आपने भी कहा, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे और जो ढाबे होते हैं, वर्कशॉप होती हैं, गाड़ियों को ठीक करने की जगह है, ये सब अपने आप इसमें बढ़ेंगे। और हल्द्वानी तो लगभग लगभग लाल कुआं के साथ मिलने जा रही है। आज सारी एजेंसियों के दफ्तर, उनके गोदाम, उनके कहते हैं वर्कशॉप ग्रामीण क्षेत्र में आ गए हैं। ये निरंतर बढ़ना है, और जब बढ़ेगा तो इससे आय के साधन बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अगर ये सब बढ़ेगी तो अपने आप समाज में शांति व्यवस्था ठीक होगी, और लोग अमन चैन के साथ रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। दुमका जी, अभी जैसे बीच में आया था कि नैनीताल हाई कोर्ट है, हल्द्वानी बस अड्डा है, हमारी तहसील है, इन सब भी जो है, क्योंकि अभी अब काफ़ी ऑक्यूपाइड है, ठीक है, वो मेन टाउन्स में है, तो उनको भी जो है यहाँ पे हमारे क्षेत्र लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में लाया जाएगा। तो इस बारे में आपको कोई जानकारी है? देखिए, मेरा अपना क्षेत्र, जो अपना गांव है, उसके पड़ोस में ही जो है 66 बीघा में नगर निगम हल्द्वानी की बड़ी गौशाला अच्छा खुल चुकी है। अच्छा गांव के किसानों के कब्जे में थी, अच्छा लेकिन सरकारी जमीन थी। अच्छा अच्छा। और उसको लोग करीब 150 साल से जोत बो रहे थे। लेकिन जब सरकार ने कहा कि हमारी जमीन, तो गांव वालों ने किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं की। आज वहां पर एक बड़ी गौशाला चल रही है। अच्छा। काठगोदाम का जो रोडवेज का वर्कशॉप था, उसका पुनर्निर्माण आपकी जानकारी में होगा, बहुत बड़े स्तर पर हो चुका है। बिल्कुल। और अत्यंत आधुनिक स्तर का वहां पर वो बन रहा है। रोडवेज का बस अड्डा, आधुनिक बस अड्डा प्रस्तावित है बाहर। जगह का थोड़ी दिक्कत है, लेकिन प्रस्तावित है, बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, जो बोले थे गोलापार में, लेकिन अभी हुआ कुछ नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ। हाँ, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी बर्ड सेंचुरी भी है, वो प्रस्तावित थी। उसकी चारदीवारी हुई, तो लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि बजट का संबंध है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये काम जब कोई अफसर अपना मिशन लेके चलता है तो पूरा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उसको केवल टाइम काटना होता है तो वो उसको रोकता है कि कहीं पचड़े में न फंसूं, बवाल में न फंसूं। अभी वो लगता है कि उसी का शिकार है, लेकिन प्रस्तावित है तो बनेगा। बिल्कुल। नंदौर सेंचुरी बन चुकी है। अच्छा। उसका कहीं ना कहीं उसका लाभ क्षेत्र को भविष्य में ज्यों ज्यों
ये चीज़ें एक साथ डेवलप नहीं होती हैं, एक साथ लाभ नहीं देती, बिल्कुल लेकिन धीरे धीरे देती हैं। उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन जो भी होगा, कुमाऊं का मार्ग, बरेली रोड, रामपुर रोड बिल्कुल। और और ये गोलाबार बाईपास। गोलाबार बाईपास यही होगा। तो इनके विकास के साथ ये विकास होगा, क्योंकि इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की कृपा से उत्तराखंड के तीर्थों का बड़ा विकास हुआ है। उनका बड़ा एक बाहर देश विदेश में लोग आ रहे हैं। चित्रण हुआ है और उन्होंने पर्याप्त बजट भी उसके लिए दिया है। ये सब चीज़ें तीर्थाटन, अब जैसे कैंची धाम है, अभी देखिए कितना दबाव है पब्लिक का कि बाईपास सरकार को बनाना पड़ गया, आधा बन चुका है। तो ये उस पर बढ़ती हुई आस्था, उसके प्रति लोगों के तीर्थाटन और पर्यटन के दबाव का परिणाम है। बिल्कुल कि बाईपास बन रहा है। एक यहाँ पर ये रानीबाग का बाईपास भी लगभग स्वीकृत हो चुका है, उससे भी दबाव कम होगा। थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया ना सर हल्द्वानी जी, में इस वजह से। और ये जो समय आगे बढ़ेगा जो बढ़ते जाएगा, है ना। तो आज कोई भी बैंक्वेट हॉल कितना बढ़िया है इससे कोई मतलब नहीं है, उसकी पार्किंग कितनी बड़ी है इससे मतलब है। इससे मतलब है। तो क्योंकि एक परिवार कभी एक व्यक्ति एक गाड़ी लेके आता है। अब एक परिवार में 2 गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां हैं। वो ये समय के साथ इनके मानक बदल रहे हैं। उन बदले मानकों में हम अपने को एडजस्ट करेंगे तो लाभ ले पाएंगे, और अगर हाई करते रह गए तो पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला दुमका जी, क्योंकि जो पहले के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बड़ी है मिडिल क्लास की, और वो खर्चा कर रहे हैं, परचेजिंग पावर उनकी बड़ी है। दुमका जी, जैसे कि रोड चौड़ीकरण हो रहा है, आप देख रहे हैं हमारे जो व्यापारी 50 साल पुरानी 60 साल पुरानी दुकानें थी वो टूट रही हैं, उनका रोजगार जा रहा है। तो कुछ जो व्यापारी हैं वो खुश नहीं है कि भाई हमारी दुकान चली गई, हमारी तो आय चली गई, और अब हम घर कैसे चलाएंगे। 50-60 साल से उनकी दुकानें थी, टूटी है, रोड चौड़ीकरण में टूटी है, चाहे हमारे लाल कुआं से हम होते हुए आए, या हल्दू चौड़ से होते हुए आए, या 3 पानी से होते हुए आए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब NH बना तो सबसे बड़ी मार्केट हल्दू चौड़ में ही टूटी, दोनों साइड की। लेकिन ये बात भी सही थी कि वो NH तो बात की बात है, वो PWD की जमीन में बने हुए थे। उनके मन में ये था कि ठीक है रोजगार चल रहा है, लेकिन कभी न कभी ये दिक्कत आएगी। तो उनका मन बना हुआ था, इसलिए कहीं पर कोई विरोध किसी प्रकार का वो नहीं हुआ। अब जहाँ पर अधिग्रहण होना है जमीन का, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत लगती है कि उनकी अपनी भूमि है, अधिग्रहण वाले में दिक्कत लगती है, मन खराब होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि सरकार की जिम्मेदारी उन सब लोगों के प्रति भी है जो उत्तराखंड की आय बढ़ाने के लिए तीर्थाटन पर्यटन के रूप में, या भ्रमण के रूप में, या एडवेंचर के रूप में बाहर से आते हैं। बिल्कुल उनको सुविधाजनक मार्ग मिले, अबाध गति से आना जाना रहे, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। और इसमें स्थानीय स्तर पर नुकसान होता है, इसमें कोई शक नहीं, मन भी खराब होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुल मिला के ये होना ही होना है। डेवलपमेंट है साहब, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। दुमका जी, बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आप इस तरह ही आगे हम जनसेवा करते रहें, और आने वाले विधानसभा में जो आप चाह रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा हो, और संगठन आपके बारे में सोचे, पार्टी आपके बारे में सोचे जो आपने कार्य किए हैं, और आप हमारे स्टूडियो आए, और इस आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को अवसर दिया है कि मैं आपके स्टूडियो के मार्फत अपनी बात जो है रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे भूतपूर्व MLA लालकुआं विधानसभा से नवीन चंद दुमका जी। अगले हफ्ते मिलते हैं नई शख्सियत से। देखते रहिए बैठक अपनों की। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।